चलिए कंटिन्यू करते हैं कारो 2016 की रिवीजन को। इसके पार्ट वन में सेशन वन में हमने कारो की एप्लीकेबिलिटी को कवर अप किया था, पैरा 3 की रिपोर्टिंग को कवर अप किया था और पैरा 3 की रिपोर्टिंग में दो क्लॉजेस हैं जिनको हमने कवर अप कर लिया था, एक फिक्स्ड एसेट्स का और दूसरा इन्वेंट्री का। नाउ इसके बाद पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 that is in relation to loans and advances. पैरा 3 क्लॉज नंबर 3 के अंदर रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी ने कोई लोन या कोई एडवांस दिया है, किसको? कंपनी को, फर्म को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को या अदर पार्टीज को which are being covered in the registered maintained under section 189, that means related parties. तो क्या कंपनी ने कोई लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को या एनी अदर पर्सन जिसके साथ कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी डिटेल अंडर सेक्शन 189 में जो रजिस्टर्ड मेंटेन है उसके अंदर दी गई है, तो यदि इन पार्टीज को कोई लोन नहीं दिया गया तो ऑडिटर लिख देगा नो लोन हैज बीन ग्रांटेड एंड एज सच नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। हाउएवर यदि लोन दिया गया है देन 3 पॉइंट की रिपोर्टिंग है जो ऑडिटर को करनी होगी। फर्स्ट वन, वेदर टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पर यह लोन दिया गया है, वेदर द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ सच लोन्स they are not prejudicial to the interests of the company। नंबर 1, जो शेड्यूल है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का वो बताया गया है और रीपेमेंट उसके हिसाब से रेगुलरली रिसीव हो रही है। वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड एंड द रीपेमेंट्स आर रेगुलर एंड इन केस any amount is overdue, then auditor is required to report the overdue amount for a period more than 90 days, and at the same time he is required to state whether reasonable steps for the recovery of overdue amount has been taken by the company। so 3 पॉइंट। सबसे पहले तो इसकी रिपोर्टिंग आएगी कब? क्या कंपनी ने कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन किसी कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को और अदर पार्टीज विच आर कवर्ड इन द रजिस्टर्ड मेंटेन अंडर सेक्शन 189 ग्रांट किया है? यदि हां, नंबर 1, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आपको इंश्योर करना है, कंपनी के प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का शेड्यूल बताया गया है एंड उसके हिसाब से रिपेमेंट्स रेगुलरली रिसीव हो रही हैं। बट यदि ओवरड्यू अमाउंट है देन 90 डेज से ऊपर का ओवरड्यू अमाउंट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट। नाउ क्लॉज 3, इसका थर्ड पॉइंट, पैरा 3 क्लॉज नंबर 3, इसका सब क्लॉज ए, ये कहता है टर्म्स एंड कंडीशंस at the time of grant of loan। that means यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है ग्रांट ऑफ लोन, that means यदि लोन ड्यूरिंग द ईयर जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं उस पीरियड में लोन दिए गए हैं, मुझे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करनी है, या लोन पहले दिए गए थे करंट पीरियड में रिन्यू हुए उनकी भी चेक करनी है। इसके ऊपर गाइडेंस नोट कहता है दो द वर्ड ग्रांट इज यूज्ड, जिसका मीनिंग है लोन्स ग्रांटेड और गिवन ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर इट मे बी एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड सच लोन आल्सो दैट वर रिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर 2, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, इट कवर्स द लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज दोज लोन्स दैट आर हैविंग द ओपनिंग बैलेंसेस। मींस जो लोन पिछले सालों में दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग है, तो उनके रेफरेंस में आपको रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, ओवरड्यू है उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। यदि रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का शेड्यूल नहीं दिया गया देन ऑडिटर शुड स्टेट द फैक्ट एंड रिपोर्ट दैट ही इज अनेबल to make the specific comment
on the regularity of repayment of principal and payment of interest in such cases. In case शेड्यूल दिया गया है बट रीपेमेंट रेगुलर नहीं है, देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट द फैक्ट. नाउ इसके क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं. May 14 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, कंपनी हैज एडवांस्ड अ लोन टू अ फर्म in which a director was interested at a rate lower than the prevailing market rate, as well there is no agreement on terms of repayment. क्योंकि रीपेमेंट की टर्म्स का एग्रीमेंट नहीं है, ऑडिटर शुड स्टिपुलेट द फैक्ट. एंड नंबर 2, interest rate that is lower than the prevailing market rate, that means terms and conditions are prejudicial to the interests of the company. Auditor is required to report under para 3 clause 3 these 2 points. Next, H लिमिटेड ने एक अनसिक्योर्ड लोन 1 करोड़ रुपए का 15% पर एनम पर अपनी सब्सिडियरीज को दिया. बिफोर द ईयर एंड दोनों कंपनीज ने लोन को रीपे कर दिया. मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है. दीज लोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. नाउ बेशक लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर लोन ग्रांट किए गए थे, जिन शर्तों पर ये लोन दिए गए हैं मुझे चेक करना पड़ेगा. वो बात अलग है कि ये लोन रीपे हो गए हैं. मैं इस फैक्ट को स्टेट कर दूंगा, इस फैक्ट को अपनी रिपोर्ट में बता दूंगा. द कंपनी हैज ग्रांटेड loan of rupees 1 crore at this interest to 2 of its subsidiaries which are covered in the registered maintained under section 189 of the Companies Act 2013 during the financial year 1920. Maximum amount involved was 1 crore and the year end balance was nil. Next question, ABC ने 20 करोड़ का लोन दिया अपनी एसोसिएट कंपनी को और ये आउटस्टैंडिंग है एट द ईयर एंड. तो अब इस केस में दोनों ही चीजें बताएगा कि जो लोन दिया गया है, जिन शर्तों पर दिया गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर नॉट प्रीजुडिशियल या प्रीजुडिशियल है, और रिपेमेंट की टर्म्स उसका शेड्यूल बताया गया है, नहीं बताया गया, रिपेमेंट रेगुलर है या नहीं है. ये सब बातें हैं जो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है. इसके अलावा ऑडिटर को साइमल्टेनियसली, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के डिस्क्लोजर्स भी चेक करने होंगे और जो SA 550 के अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनको भी परफॉर्म करना होगा. नो, इसके बाद पैरा 3 क्लॉज 4 ये बात करता है कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मैंने रिवीजन के पार्ट नंबर 1 में आपको ये सेक्शंस रिवाइज करने के लिए कहे थे. नाउ यदि आपने रिवाइज करे हैं तो जितने भी पॉइंट यहां पर आगे गाइडेंस नोट के अंदर दिए हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे. ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग क्या है. यदि कोई लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी या सिक्योरिटी का केस है, देन as a auditor I need to report whether the provisions of section 184 and 185 of Companies Act 2013 has been complied with or not, and in case of any contravention we need to report. अब इसमें जितने भी पॉइंट गाइडेंस नोट के दिए गए हैं, ये यदि आपने 185, 186 पढ़ लिया तो बहुत इजीली आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे. मैं एक बार आपको रीड भी करा देता हूं. For the purpose of ensuring the compliance of section 185, auditor should obtain the following procedures. Obtain from the management the details of the director or any other person जिसमें director का interest है. He may also check the details of the persons covered under this clause from number MBP1 as well as from the registered maintained under section 189. तो यहां से उस पर्सन्स के नाम पता चल जाएंगे जिन पर्सन्स में डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट है. ऑब्टेन एंड चेक द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट विद सच पर्सन्स इंक्लूडिंग एनी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड. एग्जामिन द डिटेल्स टू फाइंड आउट क्या ये ट्रांजैक्शन सेक्शन 185 को अट्रैक्ट कर रही है. इन केस ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड under the exceptions as provided in section 185, auditor should obtain the necessary evidence in support of that exceptions. Auditor should report the nature of non-compliance of section 185, maximum amount outstanding and
during the year as well as the outstanding amount as at the balance sheet date in respect of director and the persons in whom the directors are interested. फिर in relation to section 186 जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की, लोन्स की बातें आ जाती हैं, फिर obtain the details of loans given to any person or other body corporate, guarantee given, security provided in connection with a loan to any other body corporate or person, and securities acquired of any other body corporate either by way of subscription, purchase or otherwise that are made during the year as well as आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो पिछले साल के एंड पर थे, मतलब करंट ईयर की बिगनिंग पर थे, उन सब की एक डिटेल ले लीजिए। कौन कौन सी लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं जो करंट ईयर में किए गए एज वेल एज पिछले ईयर से आउटस्टैंडिंग थे, चले आ रहे हैं। चेक whether at any point of time company has exceeded the limit of 60% of its paid up share capital, free reserves and the security premium। तीन वर्ड होते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% किसका, फ्री रिजर्व एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज मोर। यदि जो लोन्स दिए गए हैं वो इस लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर 100% ऑफ द फ्री रिजर्व एंड द सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 186 टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इफ इट एक्सीड्स prior approval by means of the special resolution passed at a general meeting of the company has been obtained। और फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात आ जाती है। चेक करिए क्या इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू की गई है, बिकॉज मैक्सिमम कितनी लेयर्स अलाउड है, 2 लेयर्स अलाउड है। चेक whether the company has disclosed the full particulars of the loan given, investment made, guarantee given or सिक्योरिटी प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्ड पर्टिकुलर्स। क्या कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया है एंड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जो पीएफआई की अप्रूवल है विच आर रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 186, क्या वो ली गई है या नहीं ली गई, अप्रूवल्स फ्रॉम द पीएफआई ली गई है या नहीं ली गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ यील्ड, जो प्रिवेलिंग यील्ड रेट है 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। सेक्शन 186 पढ़ रखा है तो ये पॉइंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। इनकी डिस्कशन ऑलरेडी हम रेगुलर क्लासेस के अंदर करते हैं, जो लॉ की रेगुलर क्लासेस होती है, बट ऑडिट में तो एज सच इनकी कोई डिस्कशंस डिटेल में हम नहीं जाते, ना ही इनके ऊपर ऑडिट के पेपर में एज सच कोई बहुत इन डेप्थ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑडिट में तो जनरली क्या होता है वैसे कि बता देगा नॉन कंप्लायंस हुई तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, बस पैरा नंबर याद रखो, क्लॉज नंबर याद रखो। चेक whether the company is in default in repayment of any deposit or in payment of interest, then the company is not allowed to give any loan or give any guarantee or provide any guarantee or invest in any security। चेक क्या कंपनी ने रजिस्टर एज पर फॉर्म नंबर MBP2 बनाया गया है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यदि 186 का नॉन कंप्लायंस है देन ऑडिटर की रिपोर्टिंग कहां पर इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज की गई है, लोन्स दिए गए, गारंटी गिवन, गारंटी दी गई, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, इन्वेस्टमेंट्स की गई, जहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, लोन गिवन एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन द प्रिस्क्राइब या एनी अदर डिफॉल्ट। तो जो ये पॉइंट्स है ना जिनको मैंने आपको रीड कराया है, मैंने इनकी कोई डिटेल डिस्कशन आपके साथ नहीं की, इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आ सकती है जब आप लॉ की बुक उठाकर एक बार डिटेल में सेक्शन 185 एंड 186 को पढ़ेंगे, बट अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे देन ऑडिट में काम चल जाएगा, लॉ में काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑडिट में तो सिंपल ये बात आ जाएगी बस नॉन कंप्लायंस हुआ है उसकी रिपोर्टिंग कर दो। जैसे इसका क्वेश्चन भी देखो एक बार आया है, एज ए कंपनी ऑडिटर यू नोटिस दैट देयर इज एन इंटर कॉर्पोरेट लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी, आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है कंसर्निंग द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या पहले तो इसके अंदर पैरा 3 क्लॉज 3 की रिपोर्टिंग भी आ जाएगी। क्या लोन एंड एडवांस दिए गए हैं, हाँ लोन एंड एडवांस दिए गए हैं।
इसके साथ साथ 186 की रिपोर्टिंग आ जाएगी। इसका डिटेल्ड आंसर्स, क्या क्या चीजें आपको कवर अप करनी है वो क्वेश्चन बैंक से आप कवर अप कर लेना। बट फिर भी मैं कहूंगा सेक्शन 185 एंड 186 एक बार नहीं पढ़ा है तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स के ऊपर। क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, और यदि हां देन क्या आरबीआई की डायरेक्शंस, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76, अदर रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स, उनका कंप्लायंस किया गया? If company has accepted the deposits from the public, whether the directives of RBI, provisions of section 73 to 76, other related provisions and rules are being complied with? यदि हां it's okay, but यदि नहीं then nature of contraventions be stated. क्या contraventions हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। क्या कंपनी लॉ बोर्ड ने या एनसीएलटी ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या किसी कोर्ट ने और एनी अदर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है? यदि हां तो क्या उस ऑर्डर की कंप्लायंस की गई है या नहीं की गई? वेदर दैट ऑर्डर हैज बीन कंप्लाइड विद और नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नाउ क्या आप एक एक डिपॉजिट को चेक कर सकते हैं? इसका जवाब है नो। तो इसके ऊपर गाइडेंस नोट ने हमें कहा आप सैंपलिंग यूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू असर्टेन डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी आर विद इन द लिमिट ऑन ईच डे। हर एक दिन इस लिमिट को चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर auditor will be justified in making a reasonable test check that deposits accepted during the year should not be in excess of the limits as prescribed. जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 टू 76, डिपॉजिट्स उस लिमिट के अंदर ही है। यदि ऑडिटर को लगता है कॉन्ट्रावेंशन हुई है सेक्शन 73 टू 76 की या किसी भी और प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या रूल्स या आरबीआई की डायरेक्शंस की, देन ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इन फैक्ट्स को स्टेट करना है, रिलेटेड रूल को बताना है जिसकी कॉन्ट्रावेंशन हुई है, अलोंग विद द नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, अलोंग विद द नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। इसके ऊपर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपको 2 पॉइंट मेन याद रखने हैं। नंबर 1, क्या कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं फ्रॉम द पब्लिक? यदि हां देन एज ए ऑडिटर वी नीड टू रिपोर्ट नंबर 1 वेदर द डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई, provisions of section 73 to 76 and other corresponding provisions of the Companies Act 2013 and related rules are being complied with or not. If not, nature of contravention. Whether any order is being passed by Company Law Board, National Company Law Tribunal, RBI, court or any other tribunal, whether the order has been complied with or not. If not, nature of contravention to be stated. Next one. Para 3, clause 6. It is related with the cost records. It says that whether maintenance of cost record as per the requirement of section 148 subsection 1 of the Companies Act 2013 has been specified, और यदि हां तो क्या कंपनी ने इन रिकॉर्ड्स को बनाया एज वेल एज मेंटेन किया है या नहीं किया। सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको ध्यान हो तो आपको मैंने एक रूल नंबर 3 कराया था किसका, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 का, जो ये कहता था इन द केस ऑफ ए कंपनी जिसकी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 35 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, then company is required to include in their books of accounts the records relating to utilization of material, labor and other items of cost. So
जो ये प्रोविजन है, इसके साथ साथ ये रूल नंबर 3 का भी आपको ध्यान रखना होगा। गाइडेंस नोट इसके ऊपर क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। द वर्ड मेड अप्लाई इन अ रिलेशन टू कॉस्ट स्टेटमेंट। द वर्ड मेंटेन अप्लाई इन अ रिलेशन टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग material records, labor records and other items of cost. Auditor has to report under this clause irrespective कि उस एंटिटी के कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट हुई है या नहीं। बेशक जब आप कंपनी के रूल 3 देखते थे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की बात आती थी, रूल 4 की बात करते थे तो उसके अंदर कॉस्ट ऑडिट के प्रोविजन आते थे। It was not necessary that every company which is being required to maintain the records under the rule 3, they are required to get these records audited under rule number 4. उसके लिए अलग कंडीशन थी, आपको ध्यान हो तो। रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर 50 करोड़ प्लस 25 करोड़ की कंडीशन थी, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर 100 करोड़ प्लस 35 करोड़ की कंडीशन थी। इसके अलावा कुछ एग्जम्पशंस दी गई थी, फॉरेन रेवेन्यू, जो फॉरेन करेंसी का रेवेन्यू है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, या फिर कैप्टिव कंजप्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती हैं। तो वो सब चीजें एक बार अब आप रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 भी साथ में रिवाइज कर लेना। तो इररिस्पेक्टिव कि कॉस्ट ऑडिट हो रही है या नहीं हो रही, इस क्लॉज में रिपोर्टिंग होगी यदि कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने हैं तो। ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेटिंग नंबर 1 वेदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स are required to be maintained for any product or service under section 148 and the company's cost record and audit rule 2014 and the applicable rule is rule number 3। तो क्या रिक्वायरमेंट है, और यदि हां तो क्या कंपनी ने ये कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। Obtain a list of the books or records made and maintained by the company. This order does not require a detailed examination. क्यों डिटेल एग्जामिनेशन नहीं रिक्वायर्ड? ये तो कॉस्ट ऑडिटर देखेगा, मेरी ड्यूटी थोड़ी है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने की। ऑडिटर शुड देयरफॉर कंडक्ट अ जनरल रिव्यू of cost records to ensure that records as prescribed are made and maintained. He should of course make such reference to the record as necessary for the purpose of his audit. Detailed examination में जाने की जरूरत नहीं है। It is necessary that the extent of the examination made by the auditor is clearly mentioned in the report. और जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसकी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, ड्राफ्टिंग आ सकती है। We have broadly reviewed, हमने रिव्यू किया है, the books of account maintained by the company pursuant to the rules made by the central government for the maintenance of cost record under section 148 of the act, and we are of the opinion that prima facie the prescribed records have been made and maintained. हमने ब्रॉड रिव्यू किया है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन हमने नहीं किया है। इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए साथ साथ। कारो 2016 requires the auditor of the company to report whether maintenance of cost records have been specified by the central government under section 148 and whether such records have been made and maintained. You are required to briefly explain the audit procedure. अब ऑडिट प्रोसीजर के अंदर आपको ये सारी बातें जो गाइडेंस नोट के अंदर बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको अपने आंसर में कवर अप करनी होंगी। मेनली आप एक चीज देखकर चलिए कि यदि आप कारो के सिर्फ जो क्लॉज हैं 1 2 3 4 5 6 16 क्लॉजेज, कई बार सोशल मीडिया पर इस तरीके के मैसेज नजर आते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि कोई निमोनिक्स कारो के क्लॉजेस को लर्न करने का। कारो के क्लॉजेस की सीक्वेंस इवन इंटरमीडिएट में भी नहीं पूछी आज तक। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो फाइनल में है, इवन इंटरमीडिएट के अंदर भी कारो के क्लॉजेस की सीक्वेंस कभी किसी ने नहीं पूछी कि आपको उस रट्टे को, क्रैम को, उस क्रैमिंग को करना पड़े कि हां 1 में ये आता है, 2 में ये आता है, 3 में ये आता है।
जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोसीजरल पार्ट की रिक्वायरमेंट है। और आप मेनली क्वेश्चंस को, पैरा 3 के जितने क्वेश्चंस हैं अब तक, हर एक क्लॉज के मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ रिवाइज कराता चल रहा हूं। रिवीजन में भी मैं इन क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस कारो के टॉपिक में आप गलती कर जाते हैं कई बार। और वो गलती क्या करते हैं, आप सिर्फ क्लॉज की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है उसको याद कर लेते हो, जो उसका डिटेल्ड प्रोसीजर है गाइडेंस नोट के अंदर जो प्रिस्क्राइब्ड है उसको आप कभी याद नहीं करते। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो वही प्रोसीजर पूछा जाता है गाइडेंस नोट का। और गाइडेंस नोट आपने कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हो उसके अंदर गाइडेंस नोट के पॉइंट तो है नहीं। गाइडेंस नोट तो अलग से जो आपको प्रोनाउंसमेंट वाली बुक मिलती है उसके अंदर होते हैं, और वो बुक उसकी मोटाई देखकर आप एक तरफ रख देते हो, कौन पढ़ेगा इसको? तो क्वेश्चन तो उसी में से बनता है ना। बड़ा रेयरली ऐसा होता है कि जो पैरा के अंदर क्लॉज है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाए, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आप देखोगे उनके अंदर प्रोसीजरल पार्ट को पूछा जाता है, और प्रोसीजरल पार्ट की रिपोर्टिंग सारी की सारी गाइडेंस नोट के अंदर कवर होती है। तो जो निमोनिक्स बनाकर कि हाँ 1 से 16, ये देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं 1 से 16 ऐसे याद हो जाएंगी, तो वो ट्रिक आपको नहीं बनानी चाहिए। आपको वो ट्रिक बनाकर याद कभी नहीं करना चाहिए। अवॉइड करिए उन ट्रिक्स को। क्यों? अब कोई भी मुझे क्वेश्चन बता दे, कोई भी सिंगल क्वेश्चन बता दे जहां पर ये ट्रिक्स काम कर सकती है, किसी भी सिंगल क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया है, और आप मुझे बता दे हां सर इस तरीके से इस क्वेश्चन में इस ट्रिक की मदद से मैंने पूरे प्रोसीजर को लिख दिया था। उन ट्रिक्स में प्रोसीजर तो कहीं है ही नहीं। और रही बात क्लॉज नंबर याद करने की, उन ट्रिक्स के थ्रू आप क्लॉज नंबर याद करना चाहे देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। बट फिर भी एक चीज कहूंगा जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यदि आप रेगुलरली इन चीजों को रिवाइज करते हैं, सेक्शन नंबर, पैरा नंबर, क्लॉज नंबर टू ए ग्रेट एक्सटेंट माइंड में रिटेन हो जाते हैं जब आप रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन की रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। बट फिर भी यदि आपको लगता है कि हाँ उन निमोनिक्स के थ्रू, उन ट्रिक्स के थ्रू ये क्लॉज नंबर आसानी से याद हो जाते हैं, देन गो अहेड। बट साइमल्टेनियसली एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो प्रोसीजरल पार्ट है उसकी लर्निंग बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हीं प्रोसीजरल पार्ट की होती है जो गाइडेंस नोट के अंदर बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैरा 3 क्लॉज नंबर 7 ये बात करता है स्टैट्यूटरी ड्यूज की। इसके अंदर दो तरह की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, वो स्टैट्यूटरी ड्यूज जिन पर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। दैट मीन्स ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज, कोई भी है, चाहे वो रेवेन्यू लॉज का, टैक्सेशन का है, या वो लेबर लॉज के हैं, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज जिस पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो क्या कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग दैट स्टैट्यूटरी ड्यूज विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज? यदि हां, वेल एंड गुड। लेकिन यदि नहीं, इफ नॉट, देन कितना आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज है किस समय? एज एट द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न। एंड आउटस्टैंडिंग कितना? एनीवन? नो, द आउटस्टैंडिंग amount which is outstanding for a period more than 6 months as on the balance sheet date. So any amount which is outstanding as at the last day of the financial year for a period more than 6 months from the date when they become payable needs to be reported. तो पहली रिपोर्टिंग क्या आ गई? क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द undisputed statutory dues? If not, outstanding amount as on the balance sheet date outstanding for a period more than 6 months from the date when they become payable. इसके अलावा disputed की बात कर लेते हैं आप, where
ड्यूज ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस, कस्टम और एक्साइज और वैट हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट में इन्होंने कौन से ड्यूज कवर किए? ओनली टैक्सेशन, रेवेन्यू लॉस के ड्यूज, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स और जीएसटी वर्ड आना चाहिए। कारो 2020 में आ गया है, 16 में नहीं था पहले। देन फिर आपको दो बातों की रिपोर्टिंग करनी है। नंबर एक, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, एंड नंबर दो, फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग। जिस फॉरम में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब देखिए इसके गाइडेंस नोट के पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अब इसमें वर्ड यूज्ड हुआ एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, इसका मतलब क्या है? एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, it indicates that the clause cover all types of dues under various statutes that may be applicable over the company considering the nature of its business. With reference to regularity, auditors should clearly understand nature of each statutory due payable by the company before commenting on the same. ऐसा क्यों? आपको नेचर अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पर पे होते हैं, जैसे एडवांस टैक्स 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च को, जीएसटी 20 तारीख तक, 22 तक, 24 तक, जो भी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स होती हैं उनकी अकॉर्डिंग। बट देयर आर सम स्टैट्यूटरी ड्यूज which are not based on time, rather they are circumstances based, like custom duty at the time of import. For instance, regularity is a normal feature in case of certain dues like provident fund, ESI, sale tax, but this is not the case in respect of custom duty on import of goods, demand that arise on assessment order. So, इनकी रेगुलरिटी ऑडिटर को प्रॉपर तरीके से जज करने की जरूरत है, किस डेट पर ये अमाउंट ड्यू हुए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are imported earlier and placed in a bonded warehouse, in that case जो रेंट पे किया गया वेयर हाउस में गुड्स रखने का, जब तक गुड्स कस्टम से क्लियर नहीं होते फॉर होम कंजप्शन अंडर सेक्शन 61, जो रेंट पे किया जा रहा है वो भी क्या माना जाएगा? अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज की डेफिनेशन में फॉल करेगा। नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये भी डिफॉल्ट है इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। इन केस बैलेंस शीट डेट पर अरियर नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने ड्यूज को रेगुलर डिपॉजिट नहीं कराया। मान लीजिए एक ड्यू 30 जून को ड्यू हुआ था, कोई स्टैट्यूटरी ड्यू 30 जून का था, आपने उसको 15 मार्च को जमा करा दिया। अब बैलेंस शीट डेट पर तो वो आउटस्टैंडिंग है नहीं, लेकिन जब ड्यू 30 जून को था, 15 मार्च को जमा कराया, क्या कंपनी रेगुलर है? नहीं, कंपनी रेगुलर नहीं है। तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? इर्रेगुलरिटी। इन केस वेयर देयर आर नो अरियर ऑन द बैलेंस शीट डेट बट कंपनी हैज बीन इर्रेगुलर ड्यूरिंग द ईयर इन डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज, ऑडिटर शुड स्टेट दिस फैक्ट व्हाइल रिपोर्टिंग अंडर दिस clause. For the purpose of this clause, auditor should consider a matter as a disputed जब आपके पास उसके पॉजिटिव एविडेंस है ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, कि कंपनी ने, जैसे कंपनी ने अपील की एप्लीकेशन दे दी, कंपनी ने रिव्यू की एप्लीकेशन दे दी। मेयर रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देना, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए डिस्प्यूट। अपील में जाना, चैलेंज करना किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऑर्डर को, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए डिस्प्यूट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द ऑडिटर शुड कंसीडर अ मैटर एज डिस्प्यूटेड कब? when there is a positive evidence or action on the part of the company to show that it has not accepted the demand for payment of tax or duties. That means, example, company goes into the appeal,
कंपनी अपील में चली गई है। इसके अलावा एक और ऑडिट प्रोसीजर जो गाइडेंस नोट में बताया गया, ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन with reference to the date of balance sheet from the management specifying the cases and the amount which is considered under dispute. Written representation that contain a list of the cases and amount in respect of the statutory dues which are undisputed and remain outstanding for a period more than 6 months from the date when they become payable as on the balance sheet date. Remain outstanding for a period of more than 6 months from the date they become payable. And a written representation containing a statement as to the completeness of the information provided by the management. फिर इसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी देख लीजिए। Undisputed statutory dues which are outstanding for a period more than 6 months. किस लॉ के अंदर क्या ड्यूज है, कितना अमाउंट है, किस पीरियड को बिलोंग करता था, उसकी ड्यू डेट क्या थी, पेमेंट कब हुई और रिमार्क्स याद करने हैं। ये फॉर्मेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। अनडिस्प्यूटेड ड्यूज का फॉर्मेट, किस लॉ के अंदर डिस्प्यूट है, क्या ड्यूज है आपके, अमाउंट कितना है, कौन से पीरियड का डिफॉल्ट है, कहां पर ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, लाइक सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, आईटीएटी में, या फिर कमिश्नर अपील के पास, कहां पर ये पेंडिंग है, उसका नाम देना है। ये था हमारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर पैरा 3 क्लॉज नंबर 7। अब क्विकली इसके क्वेश्चन भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन ये आया है मई 16 के एग्जाम में, अप्रैल 18 और अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ मैसर सीटी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन मई 16 का है, आप 1920। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बुक को मैं जो आपके एग्जाम में कंसर्न्ड ईयर आएगा, क्वेश्चन पेपर में जो ईयर लिखा हुआ आएगा, जिस आज के करंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो मैं ईयर को भी क्वेश्चंस में चेंज कर देता हूं। तो क्वेश्चंस भी मैं अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस चेंज कर देता हूं, जहां पर भी जो ईयर चेंज होना है, जो रेलिवेंट ईयर आपके एग्जाम्स की अकॉर्डिंग बनता है। अब मैं यहां लिखूं कि ये क्वेश्चन 15-16 का था, 15-16 में क्या प्रोविजन थे, आज क्या प्रोविजन है वो देखिए। हाँ, क्वेश्चन ऐसा कब आया, मई 16 में आया। नोटिस किया गया बाय द ऑडिटर 2 लाख रुपए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के, 9.5 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन है। बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया गया, मतलब अनडिस्प्यूटेड है, बुक्स में रिकॉर्ड है, अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन 4 लाख रुपए डिपॉजिट कराए गए, टोटल अमाउंट बनता है 11.54 लाख डिपॉजिट हो गए, आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 7.5 लाख का। फाइनेंस मैनेजर इंफॉर्मेशन देता है ऑडिटर को, फाइनेंशियल क्रंच के कारण हम ये पैसा डिपॉजिट नहीं करा पाए, बट हम इस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे ओवर ड्यू अमाउंट को जैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। तो कंपनी ने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को रेगुलरली पे नहीं किया एंड outstanding for a period more than 6 months as on the balance sheet date from the date when they become payable needs to be reported by the auditor under the requirement of para 3 clause 7 sub clause A. Next, PQR Limited has not deposited। अच्छा, मैं यहां पर स्टैंडर्ड्स कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे रिलेटेड पार्टी का कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पर 550 अप्लाई होगा, लॉ एंड रेगुलेशन का है वहां 250 अप्लाई होगा, और गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई पॉइंट है देन 570 अप्लाई होगा। इनके डिटेल्ड आंसर्स आप क्वेश्चन बैंक से रेफर कर लीजिएगा, वहां पर प्रोसीजरल पार्ट में स्टैंडर्ड्स का रेलिवेंट सेक्शंस के रेफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर आप कैसे डील करेंगे, PQR ने अपना PF कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया, सेम क्वेश्चन।
क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा मोर देन 6 मंथ? ये तो वही पैरा 3 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए की लाइन लिख दी, इसमें फिर आपको डिटेल्ड प्रोसीजर लिखना होगा। बिग एंड स्मॉल एक नोटिस रिसीव करती है एक्साइज डिपार्टमेंट से। एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2019 में 25 लाख रुपए का डिमांड नोटिस निकाला। कंपनी ने इस नोटिस का रिप्लाई दे दिया जनवरी 20 में और कहा हम लायबल नहीं हैं। इसके बाद कोई फर्दर एक्शन ना तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया, ना ही कंपनी ने तो कुछ करना ही नहीं था। अब क्या ये अमाउंट डिस्प्यूट में है या अनडिस्प्यूटेड में है, कंपनी के पास एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जनवरी 20 के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। कंसीडरिंग दिस मैटर एज ए अनडिस्प्यूटेड वन, कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, नो रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। हाउएवर, कंसीडरिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस, ऑडिटर में स्टेट द फैक्ट्स। ऑडिटर इन फैक्ट्स को बता सकता है कि इस तरीके से एक डिमांड नोटिस आया था जिसके ऊपर कंपनी ने अपना रिप्लाई दिया दैट कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी ड्यूटी एंड इन रिटर्न अभी तक कोई भी नोटिस फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट रिसीव नहीं हुआ है एज ऑन बैलेंस शीट डेट। ये फैक्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बता सकता है। ऑडिटर नीड नॉट to report on this as required under para 3 clause 7. However, facts may be stated. फिर ये इसी तरह का एक क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग के ऊपर। ये फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में और अप्रैल 19 के मॉक टेस्ट पेपर में भी आया है। नाउ नेक्स्ट क्लॉज, पैरा 3 क्लॉज 8, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है? किस चीज में? रीपेमेंट में। रीपेमेंट किसका? ड्यूज का। किसकी? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, गवर्नमेंट एंड डिबेंचर होल्डर। 4 पर्सन के ड्यूज का, बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, गवर्नमेंट का एंड द डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट का क्या कोई डिफॉल्ट कंपनी ने किया है? यदि हां, तो 2 बातें हैं जो आपको अपनी रिपोर्ट में डालनी है। नंबर 1, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है डिफॉल्ट में, एंड नंबर 2, डिफॉल्ट कितने पीरियड का है। द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड। ये क्या एग्रीगेट में देना है या इंडिविजुअली? ये डिफॉल्ट आपको इंडिविजुअली बताना है, बैंक के डिफॉल्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफॉल्ट, गवर्नमेंट के डिफॉल्ट। हाउएवर, इन केस ऑफ डिबेंचर होल्डर एग्रीगेट रिपोर्टिंग में भी देयर, आप उनको एग्रीगेट में रिपोर्ट कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स के डिफॉल्ट को। गाइडेंस नोट की बात कर लेते हैं। ऑडिटर शुड रिपोर्ट द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ ऑल डिफॉल्ट एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट इररिस्पेक्टिव ये डिफॉल्ट हुआ कब। बेशक ये डिफॉल्ट पिछले सालों का है लेकिन करंट पीरियड में सबसिस्ट कर रहा है, आप रिपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स बैंक्स, पीएफआईज एज वेल एज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो इंक्लूड्स एनबीएफसी। यदि एक एप्लीकेशन डाल दी गई रीशेड्यूलमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग की, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तब तक वो डिफॉल्ट ही माना जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूलमेंट और रीस्ट्रक्चरिंग डज नॉट मीन कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था। डिटेल कैसे देंगे आप? अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एज ऑन बैलेंस शीट डेट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट ये आपको बताना है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट, लेंडर वाइज डिटेल। बट डिबेंचर होल्डर्स के केस में आप एग्रीगेट में ये डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। ओके लिमिटेड ने 2015 में एक टर्म लोन लिया है फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर ₹2 करोड़
40 लाख की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2016 में थी। कंपनी ने रीपे कर दिया 16-17 की इंस्टॉलमेंट को, लेकिन 18-19-20 की इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो गया। एज द ऑडिटर ऑफ ओके लिमिटेड, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज्यूमिंग कंपनी ने रीशेड्यूलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूलमेंट डज नॉट मीन दैट कंपनी हैज नॉट कमिटेड द डिफॉल्ट। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिफॉल्ट, लेंडर वाइज डिटेल इज टू बी गिवन, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एंड द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये ऑप्शन वाला ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लिमिटेड has defaulted in the repayment of dues to a financial institution during the financial year 1920 and it remained outstanding as at 31st March 2020. However, कंपनी ने आउटस्टैंडिंग ड्यूज को अप्रैल 2020 में पे ऑफ कर दिया बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। कैसे डील करेंगे? आउटस्टैंडिंग तो था 31 मार्च को, वो बात अलग है कि ऑडिट से पहले ही अप्रैल 2020 में रीपे कर दिया। ऑडिटर में स्टेट द फैक्ट्स अकॉर्डिंगली। कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अमाउंटिंग टू रुपीज सो एंड सो दैट बिकम ड्यू ऑन दिस डेट, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज दिस डेज। इसके बाद आप आगे लिख भी दें, हाउएवर the amount has been paid subsequently in the month of April 2020। तो ये था हमारा क्लॉज नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्लॉज नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्लॉज नंबर 9 में बताया गया है कि यदि आपने पब्लिक इशू के थ्रू या किसी टर्म लोन के थ्रू कोई फंड रेज किए हैं, मनी रेज की है, जिस पर्पस के लिए मनी रेज की गई थी, क्या उसी पर्पस के लिए इस मनी को अप्लाई किया गया या नहीं किया गया। वेदर द मनी रेज्ड बाय वे ऑफ आईपीओ, एफपीओ एंड टर्म लोन वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड। यदि नहीं, डिटेल दीजिए जिसमें आप बताएंगे क्या डिले है या फिर कोई डिफॉल्ट है। डिले, आपने पैसा अप्लाई नहीं किया या डिफॉल्ट कर दिया, कहीं और अप्लाई कर दिया, कहीं और अप्लाई कर दिया, तो उसकी सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन, क्या बाद में आपने उसको ठीक किया या नहीं किया, इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड। अब इसके गाइडेंस नोट के मेन पॉइंट पढ़ लो जो प्रोसीजरल पार्ट में यूज होंगे। करंटली देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट टू डिस्क्लोज एंड यूज ऑफ मनी raised by IPO और FPO in the financial statement। लेकिन अब क्योंकि ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग करनी है तो कंपनी को इसकी रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी। The companies however make such a disclosure in the director's report। Schedule 3 also requires that unutilized amount of IPO and FPO should be disclosed in the financial statements। Now जो रिक्वायरमेंट यहां पर बताई गई, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एग्जैक्ट रिपोर्टिंग तो कहीं पर नहीं है लॉ में, बट क्योंकि ऑडिटर को इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, देन ऑडिटर में रिक्वेस्ट द कंपनी टू मेक अ स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड एंड प्रोवाइड टू हिम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट, इट अपीयर्स दैट द क्लॉज रिक्वायर्स द कंपनी शुड डिस्क्लोज द एंड यूज ऑफ मनी बाय वे ऑफ नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ऑडिटर वेरीफाई करेगा। देयर आफ्टर टर्म लोन के रेफरेंस में यदि रह करके बात करें तो बैंक तो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी कोई लोन ग्रांट करते हैं देन डेफिनेटली दे विल आस्क द पर्पस, और जब सैंक्शन लेटर भी इशू होती है तो उसमें मेंशन किया जाता है किस पर्पस के लिए फंड्स को यूज किया जाएगा। टर्म लोन्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन for acquisition of capital asset which they then become the security। That means end use is normally fixed। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म लोन कहां से लिया गया? साइलेंट है ऑर्डर।
कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016 में एक साइलेंट है, ये प्रोविजन साइलेंट है। टर्म लोन किसका? जनरली आपने पिछले जो प्रोविजंस देखे उनमें वर्ड यूज था बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर कुछ नहीं है। यदि टर्म लोन किसी सब्सिडियरी कंपनी से लिया गया तो, अब क्योंकि आपने कुछ भी नहीं लिखा तो फिर गाइडेंस नोट ने कहा सारे टर्म लोन ले लो, चाहे किसी से भी लिया गया, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से भी टर्म लोन लिया गया है, देन आल्सो उसकी रिपोर्टिंग यहां पर करनी पड़ेगी। द ऑर्डर इज साइलेंट as to the term loan obtained from entities or person other than bank or financial institutions. That means loan obtained from entities or persons other than banks and public financial institutions will also to be examined. यदि टर्म लोन लिया गया है टाइटल डीड के अगेंस्ट, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट, जहां पर जनरली लोन देने वाला बैंक कंसर्न्ड नहीं होता आप किस पर्पस के लिए लोन को यूज करेंगे, लेंडर इज नॉट कंसर्न्ड विद द पर्पस, तो ऑडिटर इस फैक्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट कर दें दैट द पर्पस फॉर रेजिंग द लोन इज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन लेटर। समटाइम्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनीज में टेम्परली इन्वेस्ट द सरप्लस फंड पेंडिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फॉर द स्टेटेड पर्पस। जैसे आईपीओ के थ्रू पैसा रेज कर लिया, एफपीओ के थ्रू पैसा रेज कर लिया, टर्म लोन रिलीज हो गया, डिसबर्स्ड हो गया। आपने लोन लिया था मशीनरी की परचेज के लिए, अब मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, लोन का पैसा या आईपीओ एफपीओ फरवरी में आ गई, मार्च में आपकी मशीनरी आनी थी, मार्च में लग गया लॉकडाउन, अब पैसा तो यूज हुआ नहीं, अब बैंक खाते में पड़ा है करंट अकाउंट में पैसा, अब लॉकडाउन खुलेगा 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद, मार्च में तो किसी को नहीं पता था, रिजल्ट करंट अकाउंट में ब्याज मिलेगा नहीं, ब्याज का नुकसान हो रहा है। तो क्या उस पैसे को टेम्परली इन्वेस्ट किया जा सकता है एफडी में 4-5 महीने के लिए जब तक मशीनरी नहीं आएगी? बिल्कुल किया जा सकता है और ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। इन सच केसेस ऑडिटर शुड मेंशन द फैक्ट दैट pending utilization of the funds raised through IPO or FPO or term loans for the stated purpose, the funds were temporarily used for the purpose other than for which they were raised, but ultimately they were used for the stated purpose. ये फिर इसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट आ गया, ये भी याद करना है। In our opinion, according to the information and explanation given to us, company utilized the money raised by way of IPO, FPO and term loan for the purpose for which they were raised except for, यहां पर आपकी कंपनी की जो कॉन्ट्रावेंशंस है वो आएगी, नेचर ऑफ द फंड रेज्ड, आईपीओ, एफपीओ, टर्म लोन, क्या डिफॉल्ट है, कितने अमाउंट का है, क्या उसको बाद में रेक्टिफाई किया गया या नहीं किया गया। अब इसके 2-3 क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सबसे लेटेस्ट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 18 एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट कहिए, लास्ट कहिए, कुछ भी कह लीजिए, ये इसके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। 31 मार्च 2020 एलएम ने नेशनलाइज बैंक से 1 करोड़ 20 लाख का एक टर्म लोन लिया। 1 करोड़ मशीनरी के लिए, 20 लाख उसके मशीनरी की इरेक्शन के लिए। 31 मार्च 2020 को कंपनी की कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 50 लाख थी, कारो एप्लीकेबल नहीं। टर्नओवर 7.5 करोड़, कारो एप्लीकेबल नहीं। बट लोन 1 करोड़ 20 लाख का, कारो एप्लीकेबल है। बैंक पेड 1 करोड़ टू द वेंडर ऑन 31 दिसंबर। मशीनरी 28 फरवरी को यार्ड में पहुंच गई और 20 लाख रुपए का करंट अकाउंट से अमाउंट, करंट अकाउंट में पैसा आ गया 20 लाख रुपए। इरेक्शन का खर्चा था ना ये 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपीज फॉर इरेक्शन एक्सपेंस। अब कंपनी ने ये अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, फुल अमाउंट फॉर रेनोवेटिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग। मशीनरी रखी गई है कैपिटल स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन। आप रिपोर्ट करिए क्या 20 लाख रुपीस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया गया? नहीं किया गया। तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट। कारो एप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि बोरोविंग
1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। As per requirement of para 3 clause 9, auditor is required to report the fact that out of the term loan obtained for machinery purchase and erection, 20 lakh rupees was not utilized for the purpose for which the loan were obtained. So this is about the clause number 9. So इस सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग क्लॉजेस मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको रिवाइज करा दूंगा। सो इस सेशन में हमने क्लॉज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 7 क्लॉजेस कवर अप कर लिए। 2 क्लॉज हमारे पहले वाले सेशन में हो गए थे, रिवीजन सेशन में। 7 हमने आज कवर कर लिए, टोटल हो गए 7 + 2 9 और बच गए कितने, टोटल 16 है, 7 और बच गए हैं, वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।